हेलो एवरीवन, आई होप आप सबका ना बेटा पीएवीडी का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा, है ना। हम सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। पीपीओ ओवरलैपिंग आपको पूछा जा रहा है कि कौन से वाले मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा। अब हाइड्रोजन अगर हम देखें H2 मॉलिक्यूल जो है, तो यहाँ कौन सा ओवरलैपिंग देखने को मिलता है? SS ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए अगर पूछा जाए तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है S में, इसका जाता है P में, sp हमें देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड अगर तुमको पूछा जाए तो हाइड्रोजन क्लोराइड में भी कौन सा देखने को मिलेगा? sp। बचा कौन सा? क्लोरीन है। हाँ, Cl2 वाला जो है उसमें यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाने वाला किस में है? P में, तो PP ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन डी। 47 में क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिबिट sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब पहला देखो कार्बन है, कार्बन के पास तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो एक तो ये वाला आएगा। कैन नॉट पूछा है हमको। P, हाँ ये sp3d कर सकता है। क्लोरीन कर सकता है बिल्कुल। डी, अगर बोरॉन है तो उसके पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए एंड डी। डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो कहाँ से करेगा हाइब्रिडाइजेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पिरामिडल शेप। अब पिरामिडल है, बोरॉन को आप देखेंगे तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 3, ठीक है। अब आपको ना बॉन्डिंग के लिए देखा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में। 3 बॉन्ड पेयर्स है, 0 लोन पेयर्स है, ये तो कैसा हो जाएगा? ट्राइंगुलर प्लेनार शेप हो जाएगा इसका। H3O प्लस का देख लेते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से जो 3 है वो बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं। अब ये प्लस का चार्ज था तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एक, हमें उसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो अब बचा कितना? देखो ऑक्सीजन अगर देखोगे तो 3 बॉन्ड पेयर्स हो गई उसके पास, एक उसके पास लोन पेयर्स है, प्लस का चार्ज हमें था तो H3O प्लस का स्ट्रक्चर 3 बॉन्ड पेयर्स है, 1 लोन पेयर। कैसा है? पिरामिडल देखने को मिलेगा, बिल्कुल अमोनिया के जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमंग CO3 2 ASO3। ओके, आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है, कुछ कंपाउंड्स नहीं, हम बोलेंगे कि स्पीशीज गिवन है हमको, और पूछा जा रहा है कि कौन से नॉन प्लेनर है। कैसे बताओगे? अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल के भी चेक कर सकते हो ना कि सीधा पता लग जाएगा। तो CO3 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सेंट्रल एटम है कार्बन, उसके अंदर सेंट्रल एटम में अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो 4, चार्ज कितना है? 2 का, तो 4 + 2 मतलब कितना हो जाएगा? 6, 6/2 कितना हो जाएगा? 3। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2, मतलब स्पीशीज अपनी कैसी है? प्लेनार है। तो हमें वही तो पूछा है कि नॉन प्लेनार स्पीशीज आपको बतानी है, तो ये वाला तो नहीं आ सकता, ठीक है। वैसे सारे ऑप्शंस तुम देखोगे ना तो सब में CO3 2 है, बस बाकी कुछ हमें चेक ही नहीं करना। अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए। सॉलिड आर्गन है, एटम्स कहाँ से जुड़े हुए होते हैं, कौन सा अट्रैक्शन होता है? ऑब्वियस है, कौन सा आएगा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। 51। ओके, CH4 में परसेंटेज S कैरेक्टर तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है इसका कौन सा होता है? sp3। तो S कैरेक्टर अगर निकालना है तो एक S ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल्स है 4, इंटू क्या करना पड़ेगा? 100। क्या ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन डी 25%। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑल द कंपाउंड्स हैविंग पोलर बॉन्ड्स हैव डाइपोल मोमेंट। नहीं, अगर सिमेट्रिकल होता है तो वो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। SO2 इज नॉन प्लेनर, तो ये तो सही बात है ना, हमें SO2 इज नॉन प्लेनर बोला जा रहा है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सॉरी, नॉन प्लेनर नहीं है, SO2 इज नॉन पोलार बोला जा रहा है, ठीक है। SO2 इज नॉन पोलार बोला जा रहा है, तो हमें ये बात तो गलत है। SO2 इज नॉन पोलार, नहीं वो नहीं है। H2O मॉलिक्यूल इज नॉन पोलार हैविंग पोलार बॉन्ड्स, नहीं। वाटर इज अ पोलार सॉल्वेंट, हम बार बार यही चीज़ तो बोलते हैं, तभी तो अच्छे से सबको डिजोल्व करवा सकता है पोलार सब्सटेंसेस को। तो वो कैसा हो जाएगा सेंटेंस? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। PH3 इज पोलार मॉलिक्यूल हैविंग नॉन पोलार बॉन्ड्स। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि PH3 जो है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड होता है? नॉन पोलार बॉन्ड है। बिकॉज अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे ना तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ना के बराबर है,
ऑलमोस्ट सिमिलर होती है हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड हो जाएगा। बट हाँ, मॉलिक्यूल इज पोलर क्योंकि अमोनिया की तरह है, और जो डाइपोल मोमेंट है वो तो डिपेंड करती है ना डायरेक्शन के ऊपर, मतलब शेप के ऊपर, वो डायरेक्शन के ऊपर रहेगी, तो कुछ ना कुछ रिजल्टिंग डाइपोल आपको मिलेगा, आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा पोलर। विच मॉलिक्यूल हैज़ लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, जो सिमेट्रिकल है उनका तो डाइपोल मोमेंट रहेगा नहीं, तो इनको हम हटा देते हैं। बचे ये ऑप्शन CHCl3 एंड CHI3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कहाँ पर ज़्यादा होता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम बोले, काई का जो डिफरेंस रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जो डिफरेंस रहेगा वो CCl में Ci से ज़्यादा रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। 54 द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO एंड हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, 8 + 6 = 14। हमें बस उसी को ढूंढना है। तो कार्बन का अगर तुम देखोगे तो 6, नाइट्रोजन का 7 + 1 टोटल कितना हो गया, 14। क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। हम ना सीधा कर लेते हैं कि अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोई भी पैरामैग्नेटिज्म नहीं रहेगा। हमें क्या पूछा जा रहा है, पैरामैग्नेटिज्म बताना है, तो हमें स्पीशीज कौन सी देखनी है, जहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हो। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन में अगर तुम देखोगे तो 8 × 16, 16 + 1 कितना हो जाएगा, 17। बस ऑड आ गया ना, तो कैसा रहेगा, ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। बाकी का अगर तुम चेक करोगे ना, तो कार्बन का कितना होता है, अभी हमने चेक किया था वहाँ पर CN- का, तो कि ये 7 + 6 13, 13 + 1 कितना हो जाएगा, 14 है। अगर ये CO वाला है तो 8 + 6 मतलब कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नाइट्रोजन का अगर तुम देखोगे तो 7, इसका 8, 8 + 7 होता है 15, 15 और ये -1 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 14। सिर्फ एक है जो हमारे लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड लेके आ रहा है। इलेक्ट्रॉन adds to which one of the following orbital during change of N2 to N2-। अब नाइट्रोजन में देखोगे ना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, डाइनाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कहाँ से करते हैं हम, σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2। उसके बाद अभी भी 14 वाली स्पीशीज है ना, तो पहले पाई लिया जाएगा, तो π2px = क्या हो जाएगा, π2py। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम देखोगे तो ये 10 और 2 12 हमें करने हैं 14। किस में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, σ2pz में, तो ये वाला कन्फिगुरेशन हमारा हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। हमें N2- के लिए पूछा जा रहा है, तो अब वो जो ना 15 में जाएगा, तो हमें पता है ना कि ये ऑर्डर अभी ना हमको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसा हो जाएगा, σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, उसके बाद σ2pz को आगे लाना पड़ेगा, फिर आ जाएगा π2px और π2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 14 हो गया। नेक्स्ट जो भी जाएगा वो कौन से वाले में जाना चाहिए, π*2px = π*2py। तो हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो कौन सी ऑर्बिटल में जाएगा, π* में जाएगा। मिनिमम बॉन्ड लेंथ हमसे पूछी जा रही है। हम बॉन्ड ऑर्डर से सीधा कैलकुलेट करते हैं, और वो भी हम शॉर्टकट लगाते हैं ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो क्या है कि 14 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम काउंट करते हैं कितना बॉन्ड ऑर्डर, 3 का काउंट किया जाता है। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए 15, 16, 17 एंड 18, हम 0.5 से कम करते हैं, तो 2.5, ये 2 हो जाएगा, ये 1.5 और ये 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 13, 12, 11 एंड 10, यहाँ से वापस हम उल्टा लिखेंगे, 2.5, ये 2, ये 1.5 और ये क्या हो जाएगा, 1। सबके लिए हमें बॉन्ड लेंथ को देखना है। ठीक है, अब मिनिमम बॉन्ड लेंथ बोला जा रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वो वाला हमें पकड़ना है। O2 में अगर तुम देखोगे 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, O2- में अगर देखोगे तो 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, O2 में देखोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और O2+ में अगर तुम देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 15। तो
जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना 15 के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर कितना मिल रहा है 2.5, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर मिल रहा है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Which one of the following is correct for singly positive नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? सिंगली पॉजिटिव है ना, हमने अब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखा था। अब 14 इलेक्ट्रॉन के लिए तो वही बात है कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2px में जाने चाहिए, फिर पाई 2py में जाने चाहिए, हो गए उतने। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो कौन से में जाना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन जो रहा, बिकॉज सिंगली पॉजिटिव के लिए हमें पूछा जा रहा है। तो 13 इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो 2pz में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। ठीक है। बॉन्ड्स प्रेजेंट हमें पूछा जा रहा है N2O5 में, दोनों प्रेजेंट होते हैं, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। करेक्ट ऑर्डर आपको वॉलेटिलिटी का बताना है। वॉलेटिलिटी ना हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डिसाइड कर लेते हैं इसमें। तो NH3 और H2O में अगर देखा जाए, आपको ना करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो NH3 और H2O में NH3 क्या है, एक्चुअली गैस, और ये क्या है, लिक्विड, है ना। वॉलेटिलिटी भी अगर देखोगे तो अमोनिया की वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर्ड टू वाटर, तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। पैरानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जो पैरानाइट्रोफिनॉल है ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। और अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ये हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। जो पैरा वाला है ना, पैरा वाला में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो सकती है तो हमें वॉलेटिलिटी बतानी है ना। वॉलेटिलिटी डिपेंड किसके ऊपर करेगी, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितना जल्दी छोड़ के भाग सकता है उसके ऊपर। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, वो भी कौन सी वाली, इंटरमॉलिक्यूलर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में हो जाती है, इसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो अट्रैक्शन बढ़ गया है ना, पार्टिकल्स भाग नहीं पाएंगे, तो वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि इस वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो है, पर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर। ये पहले से ही इसके साथ कनेक्शन बिठा लेता है ना, तो उसकी वजह से अब दूसरे ऐसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के साथ वो उतना अट्रैक्शन नहीं रखता, तो उसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी भाग सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि पैरानाइट्रोफिनॉल की जो वॉलेटिलिटी है वो कम रहेगी। बाकी के ऑप्शंस भी देखो, CH3OH में तुमको क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। तो इसकी वॉलेटिलिटी जो है ना वो एक्चुअल में कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होती तो वो अपना ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। HF और HCl में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ ज़्यादा होती है, तो वॉलेटिलिटी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। ऑप्शन क्या आएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 61, NH3 हैज़ एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वही तो है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के बैठेंगे ना, तो भागेंगे कैसे, वॉलेटिलिटी तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। कंडीशंस फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, स्मॉल कैटायन लार्ज अनायन नहीं, फजांस रूल के अकॉर्डिंग ये तो कोवेलेंट के लिए चला जाएगा। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कैटायन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अनायन, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। लार्ज कैटायन एंड स्मॉल अनायन, हाँ अगर स्मॉल कैटायन लार्ज अनायन कोवेलेंट कैरेक्टर को लेकर जाएगा तो उसका उल्टा आयोनिक कैरेक्टर को लेकर आएगा, तो लार्ज कैटायन एंड स्मॉल अनायन, ये चीज़ भी करेक्ट है। लेस लेटिस एनर्जी नहीं, लेटिस एनर्जी ज़्यादा होती है तो आयोनिक वाला सही से रहेगा ना, तो लेस लेटिस एनर्जी के लिए तो हम नहीं बोल सकते, ठीक है। आयोनिक लेटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो हमें कंडीशंस बोली जा रही है, कौन सा आएगा, ऑप्शन बी एंड सी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको गिवन है, ऑक्साइड का फॉर्मूला, वैलेंसी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो ये S1 है, उसका मतलब ग्रुप 1 का है, तो ये M+ रहेगा, ऑक्सीजन है 2-, कौन सा फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट कोवेलेंट हैलाइड, आपको पूछा जा रहा है। अब कैटायन सेम है, कैटायन अगर सेम है ना तो हम अनायन के साइज से चेक करेंगे, तो F-, Cl-, Br-, I-। डाउन द ग्रुप
साइज क्या होती हुई जा रही है, साइज ऑफ अनायन जो है यहाँ पर, या तो हम तो सीधा साइज ही लिखते हैं कि साइज जो है इंक्रीज होते हुए जा रही है, तो साइज इंक्रीज हो रही है। फजान ने क्या बोला था, कैटायन शुड बी स्मॉलर, अनायन शुड बी लार्जर। जितना अनायन लार्ज होता हुआ जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती हुई जा रही है ना, तो साइज इंक्रीज होती हुई जा रही है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता हुआ जा रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, एल्यूमिनियम आयोडाइड वाला। ठीक है, हमें पूछा जा रहा है सिर्फ पाई बॉन्ड किस वाले में प्रेजेंट है। अब पाई बॉन्ड के लिए ये तो बार बार चीज़ बताई भी जाती है आपको कि B2 और C2 जो है उसके अंदर पाई बॉन्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। सिर्फ क्यों हम ऐसी बात करते हैं, क्योंकि B2 में अगर इलेक्ट्रॉन्स देखोगे ना तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है और C2 में देखोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखते हैं तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, एक पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इधर एक, इधर एक, इधर एक वापस, उधर एक वापस, वैसे करके दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये वाले 4 बचे। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, 2 पाई बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन शुड बी मैक्सिमम, एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विच इज नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। BF3 बोरॉन वाले कंपाउंड्स तो होते ही है, BeI2 ये वाला भी होता है, ClO2 ये वाला भी इसको फॉलो कर, नॉट एन एक्सेप्शन बोला है। ठीक है, कौन सा वाला आ जाएगा, SiCl4, क्योंकि देखोगे ना सीधा तो तुमको पता भी चलेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, चारों के चारों उसके अंदर देखो बॉन्डिंग में यूज भी हो रहा है, उसका ऑक्टेट भी सही से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या इन्वॉल्व करता है, क्या एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स, नहीं। क्या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करता है, नहीं, वो तो कोवेलेंट में होता है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, वो भी नहीं। कौन सा वाला आ जाएगा, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। एन आयोनिक कंपाउंड A+B- इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड, ये चीज़ कब हो सकती है ना। अब आयोनिक कंपाउंड आपको बनाना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A शुड बी लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B इज हाई, ये चीज़ है। अगर ये चीज़ हो सकती है तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो बोथ ऑप्शंस आने चाहिए, ऑप्शन 1 एंड 2। LiCl, BeCl2, BCl3 एंड CCl4 आपको कंपाउंड्स गिवन है और पूछा जा रहा है कि कौन सा कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब आपको ऑर्डर बताना है इसका। अब तुम देखोगे ना तो लिथियम, बेरिलियम, फिर है बोरॉन और फिर कार्बन, और हम बॉन्ड किसके साथ बना रहे हैं, क्लोरीन के साथ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तुम देखोगे ना, तुम क्लोरीन के करीब जाते हुए जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो क्या होता हुआ जा रहा है, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आयोनिक कैरेक्टर है वो क्या होता हुआ जा रहा है, डिक्रीज। तो उसका मतलब कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते लिथियम वाले की कंपैरिजन में बेरिलियम का ज़्यादा, बोरॉन का उससे भी ज़्यादा, कार्बन का उससे भी ज़्यादा रहेगा। लेटिस एनर्जी अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, क्या स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। क्या मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है, बिल्कुल करेगा। बॉइलिंग पॉइंट को करेगा, बिल्कुल करेगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, लास्ट। वेरिएबल कोवेलेंसी, इनमें से कौन, सल्फर कर पाएगा। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NF5, पता है ना, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है बेचारा, उसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है, क्या करेगा, तो
डी ऑर्बिटल उसके पास नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, अभी इसके जैसा ही हमने किया कि नाइट्रोजन के लिए 5 बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं एग्जिस्ट करता, NCl5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू VBT, ठीक है। कोलेटरल ओवरलैपिंग हैज अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, नहीं ये चीज़ तो गलत है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होनी चाहिए। एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ये चीज़ करेक्ट है। जैसे जैसे n का ऑर्डर बढ़ेगा, मतलब n बढ़ता जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैसे एनर्जी बढ़ती है ना, एनर्जी बढ़ती है तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी हमारे लिए, कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम। हमें करेक्ट ही बताना है। लोन पेयर और शेप आपको बताना है फॉर XeF4। अब XeF4 है जेनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 4 जो है वो उसके यूज हो जाएंगे बॉन्डिंग में, तो कौन सा शेप रहेगा, स्क्वायर प्लेनर, और 2 लोन पेयर्स उसके पास रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर देखोगे तो 4 बॉन्ड पेयर्स है, 2 लोन पेयर्स है, कौन सा आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 77 हमें पूछा जा रहा है लीनियर शेप किसका होगा। हम हाइब्रिडाइजेशन से भी सीधा चेक कर सकते हैं कि चलो CH4 है, sp3 है, ये तो नहीं हो सकता, हमें sp वाले पकड़ने होते हैं। CO3 2 sp2 है, ये वाला भी नहीं हो सकता, हमने अभी निकाला था। NO2 प्लस CO2, अब CO2 का शेप किसको नहीं पता होता, CO2 कैसा रहता है, लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन। NO2 प्लस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। XeF2 को भी अगर तुम ड्रॉ करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से 2 है ना, जो कि बॉन्डिंग में यूज हो जाएगी, तो इसके पास कितनी लोन पेयर्स रहती है, 1 2 3 4 5 6, 3 लोन पेयर्स, और बाकी की यूज कहाँ पर हो जाती है, बॉन्डिंग में, तो शेप या उसका कैसा रहेगा, लीनियर, ठीक है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर एक्सपेक्टेड टू बी प्लेनार हमसे पूछा जा रहा है। अब प्लेनार पूछा जा रहा है तो NH3 2+ है, CH3+ है, PCl3 है, अमोनिया। अमोनिया का तो हमको पता है ना कि वो पिरामिडल होता है, तो वो तो हो नहीं सकता। अब NH3 2+ के लिए आपको चेक करना है। नाइट्रोजन के लिए अगर हम चेक करें, हाइब्रिडाइजेशन भी अगर चेक कर लिया जाए तो क्या होगा, नाइट्रोजन का होता है आउटर मोस्ट में 5, ठीक है, 5 प्लस ये 3 मतलब 8, 8 और एक्स्ट्रा ये 2 चले गए उसके पास से, तो 2 गए ना, तो 8 - 2 मतलब कितना हो जाएगा, 6, 6/2 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, तो उसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया उसका, sp2, ये कैसा हो जाएगा, प्लेनर। CH3+ है, सिमिलरली अगर तुम देखोगे तो कार्बन होता है 4, 3 हाइड्रोजन है उसके पास, तो 4 + 3 7, एक चला गया इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, 6, 6/2 किसका, कितना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा उसका, sp2, ठीक है, तो कैसे आ जाएंगे दोनों प्लेनर, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, B एंड C। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोस्ट्रक्चरल, इसको देखोगे ना, देखते पता चल जाएगा तुमको कि जो XeF2 है, हमने अभी इसका स्ट्रक्चर बनाया था, ये कैसा था, लीनियर था। जब तुम IF2- की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें है तो हमने किया 8, ठीक है, और बाकी ये जो 2 है वो किस में यूज़ हो रहे हैं, बॉन्डिंग में यूज़ हो रहे हैं। अगर तुम इसको देखोगे तो कितनी लोन पेयर्स हो रही है, इसकी तरह ही कि 1 2 3 4 5 6, 3 लोन पेयर्स हो जाएंगी और बाकी की 2 क्या बन जाएगी, बॉन्ड पेयर बन जाएगी, ठीक है, IF2-, दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएंगे। 80 अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, बॉन्ड एंगल आपको मिनिमम पूछा जा रहा है, sp3 px एंड py ऑर्बिटल्स। अब ये चीज़ अगर है ना तो ये तो पता ही है, इनके बीच में अगर तुम बॉन्ड एंगल देखने जाओगे क्या रहेगा, सबसे कम बॉन्ड एंगल हमें किस में देखने को मिलेगा, px एंड py में देखने को मिलेगा। इनकरेक्ट ऑर्डर आपको बॉन्ड एंगल का बताना है। अब CO2 का स्ट्रक्चर हमें पता है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल होता है कितना, 180 डिग्री, ठीक है, और यहाँ बोला है कि SO2 बेंट होता है, बेंट है तो उसका जो
मॉलिक्यूल मतलब उसका जो बॉन्ड एंगल है वो कम रहना चाहिए। यहाँ उल्टा ऑर्डर हमको बताया है, तो ऑप्शन क्या आएगा? ए। FF बॉन्ड इज वीक। वीक क्यों होता है? वही ना, FF में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये लोन पेयर जो है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो बॉन्ड वीक हो जाता है। ठीक है, सो रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विच वन हैज़ मिनिमम बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड वीक कौन सा होगा? तो सिंगल, डबल और ट्रिपल में कौन सा होता है? CN वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट करेक्ट, आपको इनकरेक्ट सेट बताना है। ठीक है, सारे सेट को अगर तुम ऑब्जर्व भी करोगे तो क्या पता चल रहा है, ये अगर देखोगे तो टेट्राहेड्रल है, 4 बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व हो चुकी है उसकी बॉन्डिंग में। ठीक है, अगर HCF4 का हमने अभी निकाला था, कैसा था? स्क्वायर प्लेनर। कुछ चीज़ें तो क्वेश्चन पेपर से ऐसे ही मिल जाएगी तुमको। और SF4 अगर है तो SF4 का निकाला जाए अगर, तो वो किस तरीके का रहता है? सीसॉ, है ना, तो ये तो अलग हो गया। ऑप्शन डी, हमें सेट बताने हैं ना। फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन एटम पे। ठीक है, अब 2- का चार्ज अगर तुमको दिया है, 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? -2/3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पोलार एंड नॉन पोलार बॉन्ड्स पूछा जा रहा है। पोलार एंड नॉन पोलार बॉन्ड्स अगर तुम देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन ही देखो तो अगर H2O2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं है ना, सेम एटम्स है, तो नॉन पोलार हो जाएगा। जबकि ये बॉन्ड्स कैसे होते हैं? पोलार। बोथ CO2 एंड H2O कंटेन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड्स, बट CO2 इज नॉन पोलार वाइल H2O इज पोलार। ये उनके शेप की वजह से होता है ना, कि CO2 जो है वो लीनियर है। लीनियर है तो क्या करता है, वो कैंसिल आउट कर देता है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। किसकी वजह से? उनके शेप की वजह से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन σ2pz। ठीक है, अब σ2pz हम कब से एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हुए जा रहे हैं, मोर देन 1 करेक्ट तो हो नहीं सकता। N2 वाला हमने कब से लिखा है, क्या लिखा था? σ1s2, σ2s2, σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2। ठीक है, उसके बाद किस में आएगा? π2px, π2py, 1 1 1 1, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो Z में जाएगा। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है? σ2pz में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही सीधा चेक कर लेते हैं। और सेम आपको, अच्छा 2.5 आपको बताना है, तो 14 के लिए हम लेते हैं 3, 15 के लिए होता है 2.5, 13 के लिए भी कितना? 2.5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो वाला ऑप्शन पकड़ो जहाँ 13 या तो 15 है। ठीक है, O2 प्लस में देखोगे तो 16 -1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 15 आ सकता है। NO है, नाइट्रोजन मतलब 7, ये 8 + 7 15। यहाँ पर देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, NO के ऊपर 2+ का चार्ज है, कितना हो जाएगा? 13। कार्बन का अगर देखोगे तो 6 + 7 कितना हो जाएगा? 15। तो 13 और 15 के लिए है, कितना बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा? 2.5। एंड 2 आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर, तो उनके बीच में, ठीक है, फोर्स जो है उनको पकड़ने के लिए, होल्डिंग के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, कौन सा हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो होता है पानी में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो आइस क्यूब्स जो है वो मतलब चिपक के रह सकते हैं ना, वही हम कहते हैं। ओके, ठीक है, तो यहीं पर हमारा PABD का सोल्यूशन हो रहा है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।